लो जी, हाल चाल बढ़िया भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6 की, क्योंकि 5 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में फिर से वही 30 से 40 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न है आपको पता है पुराने पेपर का ही स्क्रीनशॉट लेके बनाए हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसमें अगर आप ये प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, बढ़िया याद कर लेते हो, तो आपके आगामी पेपर भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि पेपर बार बार रिपीट होते हैं, प्रश्न वही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, दूरगीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी कि ऐसा कौन सा ताम्रपाषाण युगीन पुराना स्थल है जहाँ से दूरगीकरण यानी दुर्गों के निर्माण के पुराने अवशेष मिले हैं? तो वो है बालाथल। कौन सी सभ्यता भाई? बालाथल सभ्यता आपको पता होना चाहिए उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? तो ये बनास बेड़च बेसिन में है। कौन से? बनास बेड़च। ये बेड़च और बनास के किनारे पर स्थित एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? बालाथल सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है, प्राचीनतम जुते हुए खेत। ये भी बढ़िया प्रश्न, आपको पता ही है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। और ये आपको पता ही कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़। और कौन सी नदी? तो कि घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। अब कालीबंगा जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन से काल की है। तो कालीबंगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। कौन सी? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से क्या मिले? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शासक ने, मतलब ऐसा कौन सा शासक था बूंदी का जिसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? आपको बता दूं, राजस्थान में 2 तारागढ़ दुर्ग है, एक अजमेर जिले में, एक बूंदी जिले में। तो ये बूंदी वाले की बात कर रहा है। तो बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने कराया था? बरसिंह हाड़ा। और ये आपको बता दूं, ये जो पेपर है वो बहुत पुराना पेपर है। और यही प्रश्न जो है बरसिंह हाड़ा का प्रश्न अभी हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम टू सेम पेपर छपा था, मतलब सेम टू सेम ये प्रश्न आया था। तो आप समझ सकते हो कि पुराने पेपरों का कितना इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसिंह हाड़ा, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। क्लियर, अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है युआन च्वांग। कौन? युआन च्वांग एक विदेशी यात्री था। उसने क्या किया? एक उल्लेखित किया है, नाम क्या है? पोलिएतालो। पोलिएतालो क्या नाम है? पोलिएतालो, मतलब पोलियो ले लो कुल मिला के। तो पोलिएतालो जो है उसको किस स्थान की पहचान की गई है? यानी कि उसने जो उल्लेख किया है पोलिएतालो, उसने किस स्थान के बारे में चर्चा की थी? तो वो था बेराट। कौन सा है भाई? बेराट स्थान के बारे में उसने कहा था पोलिएतालो। अब इसका मतलब तो वही जानता है। ठीक है, कौन? युआन च्वांग। पोलिएतालो किससे संबंधित है? बेराट से। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान के किस जिले में डड्डीगढ़ शैलकला पुरा स्थल स्थित है? तो डड्डीगढ़ सभ्यता जो है वो अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। ये आपको ध्यान रखना, डड्डीगढ़, अलवर। अगला देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति यानी कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपको पता है राजस्थान में राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में काफ़ी सारे सिद्धांत आते हैं। कोई अग्निकुंड से बोलता है, कोई बोलता है सूर्य के वंशज है, कोई बोलता है चंद्रवंशी है, कोई बोलता है सूर्य से उत्पत्ति हुई, चंद्र से हुई है, कोई बोलता है कि विदेशों से हुई है, हुण-कुषाण से हुई है। तो हुण-कुषाण यानी विदेशी उत्पत्ति जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने बताई है, राजस्थान इतिहास के, जिसको पिता कहते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। तो इन्होंने कहा था कि राजपूत जो है वो विदेशियों की संतान है, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, हुण और कुषाणों से। ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये प्रश्न 5वें वीडियो में था, यानी पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें भी सेम टू सेम प्रश्न है, मतलब ये वापस प्रश्न किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। तो देखिए, शेखावाटी के जो किसान थे उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर का जो एक व्यक्ति था उसने प्रेरित किया था कि आप संघर्ष कीजिए। और वो आपको बता दूं और कोई नहीं, भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह का भाई था जिसका नाम था देशराज जाट। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि देशराज जाट के कारण ही एकीकरण जो चल रहा था राजस्थान का मत्स्य संघ, उसका जो उद्घाटन है वो कब होना था? 17 मार्च को। और इसी के कारण कब हुआ था? 18 मार्च को। तो ये भी साथ में याद रखना, 18 मार्च को क्यों हुआ? देशराज जाट के कारण। और इसी ने क्या किया था? शेखावाटी के किसानों को प्रेरित किया था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो और युद्ध करो। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? तो जगत सिंह काव्य के रचयिता जो है वो है रघुनाथ है भाई। कौन है? रघुनाथ। जगत सिंह काव्य, रघुनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही आंदोलन से संबंधित। मोतीलाल तेजावत आ जाना चाहिए दिमाग में, एक ही आंदोलन का नाम सुनते हुए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको प्रेरित किया था, चलाया था। अगला देखिए। तो एक ही आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य अपने को पूछा है। तो पहला देखो, भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। नहीं, ये नहीं था।
किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। तो ये इसका राइट आंसर था कि एक ही आंदोलन चलाया क्यों गया, और चलाया किसने? मोतीलाल तेजावत ने। ये ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जिसका नाम क्या है? एक ही आंदोलन। ठीक है, और कारण क्या था? तो किसानों पर भारी लगान लगते थे उस समय, एक तो उसको हटाने के लिए, दूसरा अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। लोगों को काम तो करवाते थे लेकिन उनको पैसे नहीं देते, ओनली फॉर बेगार चलवाते थे। तो इसके लिए एक ही आंदोलन चलाया गया, मोतीलाल तेजावत। ध्यान रखना, काफी बार प्रश्न आ रखा है। अगला देखो, नेक्स्ट है 1903 व 1911 में। कब? 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। किसने? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने 1903 और 1911 दोनों में जो दिल्ली दरबार लगाया था अकबर ने, उसमें भाग नहीं लिया था। ये ध्यान रखना, दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम था फतेह सिंह। ठीक है, अगला देखिए, तो 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? याद रखना, महाराणा उदय सिंह। कहाँ के? मेवाड़ के। अगला देखो, नेक्स्ट है चूरू में। कौन से जिले में? राजस्थान के चूरू जिले में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन। चूरू जिले में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी तो सबको याद रहती है, लेकिन ये भी बढ़िया प्रश्न है, सर्व हितकारिणी। तो इसकी स्थापना 1907 में। कब? 1907 में स्वामी गोपाल दास जी ने की थी। 1907 गोपाल दास, चूरू, सर्व हितकारिणी। ठीक है, 1907 में गोपाल दास जी ने। अगला देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत संघ में अधिमिलन पत्र यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? ये भी आपको अच्छे से बताया जा चुका है, एकीकरण जब मैंने पढ़ाया था तो उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ट्रिक से अच्छे से याद करवाया, पूरा वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, अब आपको देखना है भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए? तो आपको पता है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। और सबसे अंत में किसने किए? तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने। ये भी आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले बीकानेर और सबसे एंड में धौलपुर। बीकानेर में कौन थे? शार्दुल सिंह, और धौलपुर में कौन थे? उदयभान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में सबसे पहले किए गए थे। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है गोविंद गुरु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, 100% सही है। दूसरा कथन देखिए, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ, नहीं ये गलत है। उनका जन्म जो है वो डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, पालपट्टा में नहीं हुआ था, तो ये कथन गलत है। अगला, गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धूनी तथा निशान की स्थापना की, ये भी इंपॉर्टेंट है। धूनी तथा निशान की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। कहाँ पर? बांसिया ग्राम में। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद गुरु ने क्या किया था? भीलों को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया था। और साथ में आपको बता दूं, इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी, ये काफी बार प्रश्न आता है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो क्या लिखोगे? गोविंद गुरु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, सेकंड। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है रुकनुद्दीन, क्या नाम है? रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, चार नाम है। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन कौन? रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, बीकानेर चित्र शैली। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है त्रिकुटाकृति। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो जैसलमेर। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? वेरी वेरी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 99% आमेर करेंगे और बाकी 1-2% जो है वो जयपुर करेंगे, क्योंकि आमेर और जयपुर तो सबको पता है, लेकिन प्रथम राजधानी अगर पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना दौसा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है। कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सर दौसा। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? और ये आपको काफी बार याद करवा रखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी एकीकरण जब चल रहा था अपना, तो उस समय भी पूछो या एकीकरण के समय पूछे या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछे, अपना आंसर एक ही होना चाहिए, मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला देखो, नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा, लो ये भी आ गया, तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में। कब? 1883 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर? उदयपुर में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर जिले में की गई थी, जो कि एक सामाजिक संस्था थी, ये भी ध्यान रखना, 1883। अगला देखो, नेक्स्ट है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? वेरी बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो वो आपको बता दूं, इनमें से हड़बूजी जो है
कौन? अड़बू जी। इनकी पत्नी जो है वो सती नहीं हुई थी। बाकी तीनों गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी की पत्नी सती हुई थी। और एक प्रश्न ऐसा और आ रखा है जिसमें देव बाबा, कौन? देव जी कह सकते हो, और एक थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, ये भी आप शामिल कर लेना। इनकी पत्नी भी सती नहीं हुई थी। अड़बू जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। बाकी गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी, इनकी पत्नी सती हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं पेपरों में। तो राइट आंसर क्या है? अड़बू जी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न देखो, योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्य कारिका। अब आप सोचोगे ऐसे प्रश्न लाए कहाँ से? तो ये पेपर में आए हो भाई, ऐसे प्रश्न आपको कहीं पे देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो ये याद कर लो, आने वाले पेपर में आपके सही होंगे। तो योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह ने। मेवाड़ी भाषा में, कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा, चतुर सिंह। योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्य कारिका। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य युगीन, कौन सा युगीन? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष आपको पता ही कहाँ से मिलेंगे? बेराट सभ्यता यानी विराटनगर, जयपुर से। कहाँ से? विराटनगर या बेराट सभ्यता, जयपुर से मिले हैं। और आपको ध्यान रखना, यहाँ से एक मौर्य युगीन बाबरू शिलालेख भी मिला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? कलकत्ता में रखा गया है, संग्रहालय में। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो सलेमाबाद, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? सलेमाबाद, अजमेर, निम्बार्क संप्रदाय। अगला देखिए, नेक्स्ट है, धौलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौलीदूब जो गांव है वो है लालदासी संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से? लालदासी संप्रदाय, धौलीदूब। अगला देखिए, नेक्स्ट, दामन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामन आभूषण आपको पता है हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है, और पेपर में छपने वाला सर्वाधिक मैक्सिमम अगर कोई प्रश्न है आभूषण का तो वो यही है। और आप उठा के चेक कर लेना, कम से कम 10 बार आया होगा ये। दामन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हाथ की उंगली में। और आपको ट्रिक भी बता रखी इसकी, क्या ट्रिक थी? बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, उसमें दा से दामना था। आभूषण का भी एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है जिसमें आभूषण को पूरी ट्रिक से याद करवाया, वो भी देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगला देखना, नेक्स्ट प्रश्न है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न भी कम से कम 5 से 6 बार आ रखा है। ठीक है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो है मनरंग खां। कौन है? मनरंग खां, ध्यान रखना भाई। अगला देखो, नेक्स्ट है, जल्ला। जल्ला क्या है? तो जल्ला एक प्रकार का गीत है, जो कि गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती कि कहाँ पर डेरा डाला है, वर जो वर पक्ष आए हैं जान लेकर, उन्होंने जान मतलब बारात लेकर, है ना, तो उन्होंने डेरा कहाँ पर डाला है और कैसा डेरा है, उस डेरे को देखने के लिए जाते वक्त स्त्रियां गीत गाती है जिसका नाम है जल्ला। क्या नाम है? जल्ला। अगला देखिए, नेक्स्ट है, सुमेलित करने का प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड है रचनाकार, एक साइड है साहित्य। तो आप देखिए, दलपत विजय ने कल ही एक आपको रील के रूप में आपको एक वीडियो प्रदान किया गया था जिसमें साहित्यकार थे कुछ, तो उसमें खुमान रासो ये दलपत विजय था। ठीक है, तो दलपत विजय कौन है? खुमान रासो। नरपति नालक किसके रचयिता है? तो वह बिसल देव रासो। किसके? बिसल देव रासो। देखो, नरपति नालक, बिसल देव रासो, दलपत विजय, खुमान रासो, हमीर रासो, जोधराज, और नल सिंह ने विजयपाल रासो। तो आसानी से याद हो जाएंगे। पहला हमीर रासो, तो अक्सर जोधराज। ठीक है, बाद में दलपत विजय, तो इन्होंने लिखा है खुमान रासो। बाद में बिसल देव रासो किसने लिखा है? तो नरपति नालक। और नल सिंह ने क्या लिखा है? तो क्या? विजयपाल रासो। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो अहुआ का जो कामेश्वर मंदिर है वो किस काल का है? वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार कालीन, अहुआ का कामेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, यानी सबसे ऊंचाई अधिक किसकी है? तो देखो, रोजा, इसराना, झाड़ोला और तारागढ़, ये 4 नाम दे रखे हैं। आपको इनकी हाइट पता हो तो प्रश्न इतना आसानी से हो जाए, मजा आ जाए। तो सबसे पहले देखो, रोजा की हाइट है 730 मीटर। कितनी? 730। इसराना की तो अक्सर 839 मीटर। झाड़ोला की 588 मीटर। कितनी? 588 मीटर। और तारागढ़ की तो 870 या फिर 873, जो लिखा हो मिले पेपर में वो राइट होगा अपने। तो 873 काफी जगह और 870 भी काफी जगह, जो 873 मान लो भले, तो 873 होगा। तो सबसे राइट आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे हाइट ऊंची इसकी है। तो तारागढ़ जो है वो अजमेर जिले में स्थित सबसे ऊंचा है इनमें से। ठीक है, एक और डोरा पर्वत भी है, उसकी भी हाइट बता देता हूँ। डोरा पर्वत की जो हाइट है वो है 869। कितना? 869 मीटर। तो तारागढ़ के बाद में इसका नाम आता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में अरावली का
कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है? तो राजस्थान में अरावली में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी? ठीक है, तो अक्सर राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा सर्वाधिक होती है, तो इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी। तो अरावली के दक्षिणी भाग यानी सिरोही वगैरह में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है? सेम टू सेम प्रश्न है, इसमें भी क्या पूछा है? कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये भी दक्षिणी क्षेत्र में होंगे। तो फोर्थ बी और फिफ्थ ये दोनों राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले जलवायु प्रदेश है। कौन से? कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को आपको बता दूं 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में, ठीक है, 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में और 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये 10 में से ये 2 है जो फोर्थ बी और फिफ्थ, ये जो है यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भाग में आते हैं, अतः सर्वाधिक वर्षा इन्हीं में होती है, फोर्थ बी और फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम और लास्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके लिए थोड़ा भारी दिख रहा है लेकिन आपको कमेंट करना है। ठीक है, प्रश्न देखिए, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का क्रम अवलोकन करेंगे? यानी कि अगर आपको झालावाड़ से लेकर बीकानेर तक जाना है, इधर से यूं जाना है, तो आप किन प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन कर पाओगे बीच में जाते वक्त? चेक करना बढ़िया तरीके से, थोड़ा दिमाग लगाना और सही आंसर कमेंट करना कि इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। अगर आप झालावाड़ से बीकानेर जाओ तो इनमें से आपको किस किस को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चेक करना और कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और अपने जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं साथ साथ में राजस्थान जी के वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर जरूर करें और उनको भी बताएं कि ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, थोड़ी तैयारी बढ़िया करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।